सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते डायरेक्ट, अगर किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया, उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए हम सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। ये आर्टिकल 32(1) हमें ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का ने भी वॉयलेट किया डायरेक्टली। और सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी है ये, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि हमें राइट दे। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि नहीं आप नहीं आ सकते, अब जाओ लोअर कोर्ट में। तो देखो डायरेक्ट हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की अधिकार दे रहा है कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपको ये राइट्स। तो क्या हर कोई जा पाएगा सुप्रीम कोर्ट? देखो यहाँ कह रहा है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते, तो कैसे जाएं? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इजी, इसको आसान बनाने के लिए कि आप मेरे पास डायरेक्टली कैसे आ सकते हो, अगर फिजिकली नहीं आ पा रहे हो तो आप आओ थ्रू PIL, PIL के थ्रू आओ। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट है ना, देखो ये पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम से क्या लगता है कि ये सिर्फ जनहित के लिए, अगर कोई ऐसा राइट्स जो आपके या अदर्स के इंटरेस्ट को वॉयलेट किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो थ्रू अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड से भी आप अपनी बात को वहां ना, पोस्ट कार्ड लेटर है ना, से भी आप अपनी बात रख सकते हो कि देखो हमारे या किसी और के या बहुत सारे लोगों के राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो आप ये कर सकते। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट, ना कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर आप नहीं PIL लगा सकते। पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे PIL सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का, ये जुडिशरी का इन्वेंट है, लेकिन ये इन्वेंट इंडिया ने नहीं किया है, ये भी हमने अमेरिका से ही बोरो किया है। ये कंसेप्ट जो है वो हमने अमेरिका से बोरो किया है। अमेरिका में इसी तरह का लिटिगेशन होता है, लेकिन उसको बोलते हैं वहां सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, सामाजिक हित याचिका। तो हमने ये जो PIL का जो कंसेप्ट है, जो हमारे जुडिशरी ने हमें प्रोवाइड किया है, ये एक बहुत बड़े जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस PN भगवती, उन्होंने ये कंसेप्ट हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया था जुडिशरी में। लेकिन ये कंसेप्ट बेसिकली इसका इन्वेंटर जो है वो अमेरिका है। अमेरिका, US वाले सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स का को एंजॉय करता है। वो आप इन बातों से, कुछ बातों से आप समझ सकते हो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। आप देखोगे जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, जो एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोविजंस हमने अडॉप्ट किया है, वो सब के सब अमेरिका से ही, अमेरिका ने ही उसको इन्वेंट किया था। ये जनहित याचिका है ना, फिर मैंने आपको बताया है वो जुडिशियल रिव्यू है ना, न्यायिक पुनर्वालोकन, ये भी तो अमेरिका ने ही इन्वेंट किया था। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वालोकन, अलग पेज। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वालोकन जिसको कहते हैं। दूसरा है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ने इन सब पर डिस्कशन किया है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भविष्यलक्षी प्रभाव जिसको कहते हैं, ने देखा है इन सब पर। थर्ड, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये PIL,
है ना। ये सब हमने अमेरिका से, है ना, इन्फ्लुएंस थे अमेरिका से, हमने इसको, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सब चीज़, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन चीज़ों को हमने कहाँ से, है ना, इन्फ्लुएंस है हम अमेरिका से। ये चीज़ें अमेरिका ने इन्वेंट किया, आप सोचो तो ये चीज़ें हमारे लिए है। ये रोकता है किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने से, किसी को भी किसी के राइट्स को सीज करने से। और ये सब हमने, हमारी जुडिशरी ने, ये सब देखो, जुडिशरी नहीं, कोई गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई ऐसा पार्लियामेंट में एक्ट बनाकर ये सारे प्रोविजंस हमें नहीं दिया है। ये जुडिशरी ने टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में ये कंसेप्ट्स दिया है, ये राइट्स दिए हमने। अमेरिका आज भी देखो तो अमेरिका हमसे ज्यादा राइट्स को एंजॉय करता है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से ज्यादा प्रोविजन से, राइट्स रिलेटेड प्रोविजंस अमेरिका से भी ज्यादा है। लेकिन इन्फोर्समेंट में देखेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में देखें, उसके क्रियान्वयन में देखें, तो हम बहुत पीछे हैं आज भी। तो मतलब ये होता है कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे और भी चीजें नहीं है जो अमेरिका में है। बिल्कुल सही बात, वो भी जुडिशरी लाएगा, आज नहीं तो कल लाएगा। ये चीजें हमने अमेरिका से, हमारी जुडिशरी ने अमेरिका से ही फॉलो किया। तो आर्टिकल 32(1) क्या कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, अगर नहीं जा पा रहे हो तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू भी आप डायरेक्ट किसी ऐसे इश्यूज जो आपके या किसी और के राइट्स का वायलेशन हुआ, उससे रिलेटेड वो इशू है, तो उस समय आप सीधे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू ही जा। अगर फिजिकली नहीं जा पा रहे हो तो पीआईएल के थ्रू जा। पीआईएल सिंपल एक पोस्ट कार्ड में भी के थ्रू भी आप पीआईएल दर्ज करा सकते और सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी करे। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा बाद में मिसयूज होने लगा, कुछ लोगों ने इसका यूज अपने फायदे के लिए, तो फिर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाया। लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये किस लिए लाया है। लोग समझते हैं, लोग फिर अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आया तो लोगों को लगा कि भाई अब तो हम सुप्रीम कोर्ट तक इजीली एक्सेस, सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस कर सकते। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, स्पेशली लॉयर्स ने, इसका मिसयूज किया नेम और फेम के लिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। बहुत सारे पीआईएल आने लगा, तो इससे इसमें भी क्या हुआ, जैसे केसेस का पेंडिंग चल रहा है वैसे इसमें भी पेंडिंग चल रहा है। हमारे यहाँ कोई भी अच्छा प्रोविजंस आता है ना, तो लोग उसका, उस प्रोविजन का, है ना, इस्तेमाल करने से ज्यादा उसका बेजा इस्तेमाल कैसे करें उस पर दिमाग ज्यादा लगाते हैं। यही रीजन है कि हम अमेरिका से पीछे। आर्टिकल 32(1) है ना। अब देखो ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, लेकिन कब आपको वो रोक भी सकता है कि आपकी याचिका, आपकी जो, है ना, आप जिस पर्पज से जा रहे हो वहाँ कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराओ, लागू कराओ, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट आपको रोक भी सकता है कि नहीं, नॉट एक्सेप्ट। वो कब हो सकता है? एक तो ये पीआईएल से आप जा सकते हो, एक और भी है सो मोटो, इसके थ्रू भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, है ना। इससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। सो मोटो ऐसे हो, सो मोटो, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। सो मोटो स्वतः संज्ञान जिसको कहते हैं, स्वतः संज्ञान। अगर जुडिशरी को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ही लग रहा है कि किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है या बहुत सारे लोगों के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उस टाइम किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उस पर, है ना, उसको इन्फोर्स करेगा। जैसे अभी रिसेंटली हमने अरावली के कंटेक्स्ट में देखा, हाई कोर्ट ने जिस तरह से जजमेंट दिया अरावली को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये इसमें कुछ, इस जजमेंट में कुछ ना कुछ, है ना, मेरिट्स को लेकर कुछ, है ना, मिसयूज हुआ है, मतलब जजमेंट गलत दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत विद इन अ वीक, सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्वो मोटो
के थ्रू, स्वतः संज्ञान के माध्यम से उस पर सुनवाई शुरू कर दिया। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारा तो अधिकार है, राइट से, फंडामेंटल राइट है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो पीआईएल के थ्रू जा सकते हैं, और अगर उससे भी नहीं जा रहे हैं तो कोर्ट खुद हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करेगा। इसमें जरूरी नहीं सो मोटो के थ्रू, वो जरूरी नहीं कि ऐसे है ना इश्यूज पर वो है ना डिसीजंस देगा जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड, वो अदर राइट्स को भी प्रिजर्व करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए सो मोटो के थ्रू जजमेंट दे सकते। तो आपको ये एक तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ। दूसरा, अगर नहीं जा पा रहे हो तो एक लेटर के थ्रू भी जा सकते हो, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट खुद आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन्फोर्स करेगा, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकता है थ्रू सो मोटो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इस कंडीशन में वो आपके लिटिगेशन को, आपके है ना जो जो आपने जो एप्लीकेशन दिया कि भाई हमारे इस राइट्स का वायलेशन हुआ है, वो डिनाई भी कर सकता है। कब? तो वो डिनाई कर सकता है, एक थ्योरी है कि एक्सेप्शंस हैं इसके, है ना, एक्सेप्शंस में जब आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये अपवाद है ना, आप फिर क्लेम नहीं कर सकते। तो एक थ्योरी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैसेस, लैसे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैसे, लैसे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैसे, नहीं बोले तो विलंबन का सिद्धांत, विलंब, विलंब ना, लेट, विलंब का सिद्धांत। इस डॉक्ट्राइन के थ्रू वो आपके लिटिगेशन को, आपकी याचिका को है ना रिजेक्ट कर सकता है। कि क्या है ये डॉक्ट्राइन? तो ये डॉक्ट्राइन ये कहता है कि अगर आपके या किसी और के फंडामेंटल राइट का वायलेशन जब हुआ, ठीक है, तो आप उसी टाइम आओ हमारे पास, ये अधिकार है। लेकिन जब हुआ उस समय तो नहीं आए, 10 साल बाद आप आए हो कि 10 साल पहले हमारे इस राइट का वायलेशन हुआ था, लेट हो गए आप 10 साल पहले। तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट आपके इस राइट को एंटरटेन नहीं करेगी। सपोज करो कि है ना, ऐसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि मान लो आपके घर के एरिया में, आपके घर के है ना जो जमीन है उसी में किसी ने दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है, और आपने उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वहां कोई नहीं। फिर 10 साल बाद उस बंदे ने उस दीवार के ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया। तब आपको लगा कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का, ये तो हमारे राइट्स का वायलेशन है। तो उस समय आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो आपको वो मना कर देगा कि नहीं, आपको जब दीवार बनाया था तो उस टाइम क्यों नहीं आए। वो ये कहकर आपके, वो कह रहा है कि आप लेट हो चुके हो, और अब अगर हमने इस पर सुनवाई किया तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, इसलिए अब हम सुनवाई नहीं करेंगे। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लेसे, ठीक है, विलंब का सिद्धांत। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप आ रहे हो कोई याचिका लेकर, फंडामेंटल राइट के वायलेशन हुआ है और उस बेसिस पर आप हमारे पास आ रहे हो, तो उसी टाइम आओ। अब टाइम का कोई ऐसा नहीं कि 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 10 साल, ये नहीं लिखा है, लेकिन कह रहा है कि तुरंत प्रभाव से आप आओ, ठीक है। अब अभी आपका वायलेशन हुआ है और 10 साल बाद आप जा रहे हो, 15 साल बाद आप जा रहे हो, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आपके इस लिटिगेशन को रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं, अब बहुत लेट हो चुके हो, अब हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो एक तो ये एक्सेप्शन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेड जुडिकेशन, जुडिकेट। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ रेड रेस, रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकेटा। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, CA है ना, CATA, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, जुडिकेटा,
जुडिकेटा। ये क्या कहता है कि भाई एक बार, है ना, एक बार निर्णय, जजमेंट आ गया, है ना, एक बार जजमेंट हो गया, ठीक, एक बार जजमेंट हो गया तो वापस, एक बार जजमेंट हो गया, जजमेंट दे दिया, तो अब ये केस खत्म, समाप्त हो गया, एंड हो गया, ये मानता है समाप्त हो गया, है ना, ये खत्म हो गया, एक बार जजमेंट दे दिया उस पर तो खत्म, वापस नहीं जा सकते आप, ठीक है। अगर एक बार जो आपका ऑब्जेक्शन था, जो आपके कंसर्न था, उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, जजमेंट दे दिया, तो वापस उसी को कि नहीं भाई वापस आप सुनवाई करो, तो वो मना कर सकता है। या सपोज करो जैसे हाई कोर्ट को भी ये राइट्स है, हाई कोर्ट भी हमारे इस राइट को, फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी हमारे राइट्स, हम जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सपोज करो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और फिर बेवजह आप उस डिसीजन को फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हो, वापस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में तभी जाओगे ना जब मेरिट बेसिस पर, क्या आपको लगता है कि जिस मेरिट पर जजमेंट आया है वो गलत है ना, आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो गलत है, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। यहां आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत है, बस आप कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, ठीक है। मतलब एक बार ये कहता है कि एक बार अगर जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया है, तो वो केस वहीं खत्म हो जाता है। आप ऐसे शौकियाना कि नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के, है ना, डबल बेंच में जाएंगे, तो वो फिर आपके इस डिमांड को रिजेक्ट कर सकते। तो ये दो एक्सेप्शन है जब सुप्रीम कोर्ट ही मना कर देगा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 32(1) इसके इन्फोर्समेंट, है ना, ध्यान रखना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके इन्फोर्समेंट से रिलेटेड प्रोविजन से 32(1), ठीक। तो इस तरह से देखो तो आर्टिकल 32, है ना, ये एक ऐसा इफेक्टिव मशीनरी है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट, है ना, इन्फोर्स करते हैं, है ना, इफेक्टिव मशीनरी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32। अर्थात अब हमारे ये जो राइट्स हैं, हमारे ये जो राइट है ना, कि हमारे, है ना, कोई भी राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है आर्टिकल 32 में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, तो ही हम अपने फंडामेंटल राइट्स को आज एंजॉय कर पा रहे हैं फ्रीली। तो आर्टिकल 32, है ना, एक ऐसा मशीनरी है, एक ऐसा इफेक्टिव मशीनरी है जिसके थ्रू हम हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं अगर किसी ने वायलेशन किया। और यही राइट आर्टिकल 32 ही है जो हमें हमारे फंडामेंटल को फ्रीली हमें एंजॉय करने के लिए अधिकार देता है। और ये जो आर्टिकल 32 है इसको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईयर 19, है ना, एक केस आया था चंद्र कुमार केस, चंद्र कुमार केस आया था, चंद्र कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ईयर 1997। इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 32, है ना, आर्टिकल 32 इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे जो मूलभूत ढांचा है उसका यह अभिन्न अंग है, मूलभूत ढांचा का ही एक इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 32। कहा कि ये आर्टिकल 32 क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, मूल ढांचा का, है ना, पार्ट मतलब मूल ढांचा है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं, तो मतलब ये कि पार्लियामेंट इस पर किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकता है जो हमारे इस राइट को सीज करे, मतलब इसको कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो चंद्र कुमार केस या 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, आर्टिकल 32 इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो अब इसको अमेंड भी नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। अब ये गारंटीड है कि भाई हमें हमारे राइट्स को कोई छीन नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 32 को एक जजमेंट में कहा था कि भाई ये तो आर्टिकल 32 क्या है, गार्जियन है ऑफ किसका, फंडामेंटल राइट का, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट है क्या ये आर्टिकल 32, गार्जियन ऑफ फंडा। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेन जो फ्रेमर्स था कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन, B.R. अम्बेडकर। इन्होंने तो क्या कहा था कि आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहा, सोल एंड हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना, सोल और हार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार का, है ना, हृदय है, आत्मा है 32, आर्टिकल 32 पार्ट 3 का आत्मा है, ऐसा अंबेडकर साहब ने कहा था। तो आप समझ सकते हो आर्टिकल 32 का इंपॉर्टेंस, ये किस तरह से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। आत्मा कहा था B.R. अम्बेडकर साहब ने, किसका आत्मा, पार्ट 3, है ना, पार्ट 3 का आत्मा है ये, क्या कौन सा आत्मा है, ये 32 आत्मा है, सोल है। मतलब यूं समझो कि किस, है ना, ऐसा क्यों कहा भाई, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, है ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, उसका सोल है आर्टिकल 32। मतलब जैसे शरीर से आत्मा को निकाल दो तो फिर शरीर बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। उसी तरह से अगर 32 को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पार्ट 3 से निकाल दें तो क्या होगा, हमारे मौलिक अधिकार का स्वाहा हो जाएगा ना। तो आज हम जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी, जो हम जिसको हम आज एंजॉय कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 के वजह से ही हम आज फ्रीली का उपभोग कर। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है आर्टिकल 30। अब हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल 32 है इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो इसमें कहा गया है कि रिट्स, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स, बहुत सारे रिट्स हैं जिसके माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करता है और गारंटी मिल जाता है। तो टाइप्स ऑफ रिट्स, है ना, अब हम देखते हैं रिट्स। टाइप्स ऑफ रिट, है ना, तो हम जानते हैं 5 तरह के रिट्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। कौन कौन से हैं, तो टाइप्स ऑफ रिट्स, है ना, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, एक्चुअली में ये लैटिन वर्ड है, लैटिन, ठीक है, इसलिए इसके इस तरह से नाम है। हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस, टू हैव बॉडी, शरीर को हमारे सामने लाओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि सशरीर उपस्थित करो, टू हैव बॉडी, कि अगर किसी को भी इलीगली, अवैध रूप से कन्विक्ट किया है, प्रिजनर बनाया है, तो उस सिचुएशन में यह रिट उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा, जिसने किसी को भी अवैध तरीके से या इलीगली कन्विक्ट किया है या कैद किया है। देखो कि हम ये राइट टू फ्रीडम को एक तरह से हमें प्रोटेक्शन दे रहा है कि किसी को भी, कोई भी बेवजह उसको बंदी नहीं बना सकता। जैसे आप देखोगे कि पुलिस भी कभी, है ना, ऐसे तो किसी को राइट्स नहीं है कि हमें कोई अरेस्ट कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है, सिर्फ पुलिस के अलावा, ठीक है। अगर पुलिस भी हमें अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर हमें जो नियरेस्ट, है ना, कोर्ट है वहां हमें प्रेजेंट करता है। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या इसको, इसकी राइट टू फ्रीडम, है ना, वो सीज करें कि छोड़ दें। अगर इसने कोई कानून का, अगर हमने कोई कानून का वायलेशन किया, उल्लंघन किया है, तो उस कंडीशन में वो हमें प्रिजनर बना लेगा, कैद कर लेगा, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें फ्री कर देगा। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैबियस कॉर्पस। सपोज करो किसी को 10 साल का इंप्रिजमेंट का पनिशमेंट मिला है, लेकिन 10 साल होने के बाद भी वो कंटिन्यू प्रिजनर बना हुआ है, तो उस कंडीशन में उसके
जिसने ऐसा कर रखा है उसके अगेंस्ट में ये हैबियस कॉर्पस रीट इश्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रीट इश्यू करेगा और पूछेगा कि भाई क्यों 10 साल उसका इंप्रीजमेंट का पनिशमेंट था, तो फिर 10 साल से ज्यादा क्यों रख रखा, तो उसी टाइम उसको फिर फ्री कर देगा। अगर इसी में देखो कि भाई बेल है ना, जैसे बेल मिलता है, जमानत, बेल कब मिलता है, जब किसी भी अपराध के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया गया है, तब तक, जब तक आपको दोषी नहीं ठहराया जाता है तब तक आपको, आप बेल के हकदार हो, आपको बेल मिल सकता है। बेल राइट है, बेल जमानत जो है आपका अधिकार है, बेल एक रूल है। कस्टडी ये एक्सेप्शन है, ये जुडिशरी नहीं ये बात कही है कि जमानत जरूरी है और कैद जो है वो एक्सेप्शन है। लेकिन अभी हम देखते हैं इन दिनों कि बेल उनको नहीं मिलता है जिन पर अभी तक साबित नहीं हुआ है कि उसने ये अपराध किया है, तो तब भी उनको 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक 10-10 साल तक वो जेल में रहते हैं। ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ये कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी सिस्टम का लूपहोल्स है। इसी बेसिस पर कई बार जुडिशरी ने कहा है, कई बार ऐसे जो विधि के जानकार कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो पैराडाइज है, स्वर्ग है, किसके लिए, लॉयर्स के लिए। इसमें इतने सारे टर्म्स कंडीशन हैं, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी को भी जब तक चाहे वो जेल में रख सकते। अभी इन दिनों हमने देखा दिल्ली दंगे पर सुप्रीम कोर्ट का कि जजमेंट आया कि भाई बेल देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, तो कुछ लोगों को बेल दे दिया गया, कुछ लोगों को अभी तक बेल नहीं दिया। तो बेल वो पाने का हकदार है क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ है, और सरकार ने जिस बेसिस पर उसको अरेस्ट किया है, 5 साल हो गया, सरकार ने अभी तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं लगाया है, चार्जशीट तक नहीं बनाया, बताओ। तो ये तो इंटेंशनली कि भाई उनको जेल में रखना है। तो यहाँ कोर्ट को समझना चाहिए, कोर्ट के पास बहुत सारे, भाई वो विवेक शक्ति का भी इस्तेमाल करेगा, वो एक मशीन नहीं है। ये जुडिशरी कहता है, ये जुडिशरी नहीं कहा है बहुत सारे केसेस के कंटेक्स्ट में कि बेल देते समय हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। बेल किस तरह के एक्यूज को नहीं मिलता है, जैसे पमला केस है, मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे नारकोटिक्स वाला एनडीपीएस एक्ट है, ऐसे केसेस में बेल, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि वो बाहर जाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या भाग सकता है, उसी केसेस, ऐसी केसेस में लोगों को बेल नहीं मिलना चाहिए। बाकी सभी तरह के केसेस में तब तक वो बेल पाने का हकदार है जब तक साबित नहीं हो जाता है कि उसने अपराध किया है। मतलब जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, जजमेंट नहीं आ जाता है कि वो गिल्टी है और नहीं है, तब तक वो बेल पाने का राइट्स है, अधिकार है। जैसे कि अभी देखेंगे हम, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें कहता है कि 1 साल तक अब आप बेल के लिए वापस अपील नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत, ये एक जजमेंट जो है ये लंबे समय तक बहुत सारे केस है ना, केस स्टडी, एक साल तक वो जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो बेल मिल सकता। तो इसमें देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसमें यह है कि भाई किसी को भी आप अगर बंदी बनाए हो है ना, तो उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है और मजिस्ट्रेट उसको उसी टाइम, अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो उसी टाइम उसको रिलीज कर। तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडमस, परमादेश। ये मैंडमस इसका मतलब होता है टू गिव ऑर्डर, है ना, ये ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है मैंडमस के थ्रू। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये कहता है कि किसी को भी, आप किसी की भी बॉडी को आप बेवजह सीज नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो इस रीट के थ्रू, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें बिना रीजन के, बिना कोई चार्जशीट के भी हम, यूएपीए है, पमला एक्ट, अभी भी हमारे यहाँ कई सारे ऐसे लॉज बन रहे हैं आज भी। गवर्नमेंट बनाने की कोशिश, ऐसे लॉज बना दे जिसमें जो गैर जमानती हो, जमानत ही नहीं मिले, नॉन अवेलेबल, ये गलत है। तो क्राइम प्रूफ नहीं होता है कि आपने क्या, हमने किया है, तब तक बेल पाने का राइट है। बेल रूल है, जेल एक्सेप्ट। तो बंदी प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा रिट, जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स को
प्रोटेक्ट करने के लिए रीट इशू, वो है मैंडमस परमादेश। मैंडमस इसका मतलब होता है टू गिव ऑर्डर, टू गिव ऑर्डर, आदेश जारी कर। इसका मतलब बताया था टू हैव बॉडी, सशरीर उपस्थित कर, इसका मतलब होता है आदेश देना। तो ये आदेश, देखो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी के भी अगेंस्ट में इशू हो सकता है। ये रीट किसी के भी अगेंस्ट में, है ना, किसी के खिलाफ, किसी के भी विरुद्ध जारी हो सकता है, जारी कर सकता है, किसी के भी विरुद्ध, ठीक है, सरकार और प्राइवेट कोई भी हो सकता है, जिसने भी हमारे बॉडी को सीज किया उसके खिलाफ। लेकिन ये जो मैंडमस है ना, टू गिव ऑर्डर, है ना, आदेश दे रहा है। देखो सबसे पहले ये रीट किसके अगेंस्ट में इशू होगा, तो यूं समझो कि कौन अपने पावर, अपने ऑथोरिटी का मिसयूज कर सकता है। तो यहां की लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में ये रीट इशू हो सकता है, लोअर कोर्ट, है ना, और गवर्नमेंट अथॉरिटी, है ना, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी ये रीट इशू हो सकता है, क्योंकि वो पावर का मिसयूज कर सकता है। तो उस कंडीशन में जब ये कोई भी अथॉरिटी, इवन लोअर कोर्ट भी अपने पावर का मिसयूज कर रहा है और किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में यह रीट इशू करता है उसके अगेंस्ट में जिसने, इनके अगेंस्ट में जिसने इस पावर का मिसयूज किया है। ठीक है, निचली अदालत और सरकार के खिलाफ यह रीट जारी करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह रीट इशू किया तो हो सकता है ये हाई कोर्ट के अगेंस्ट में हो, अगर हाई कोर्ट ने ये रीट इशू किया तो हो सकता है ये लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में हो, ये लोअर कोर्ट हो गया। और गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कोई भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में ये रीट इशू होगी। ये रीट कब, जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कई बार ऐसे भी करती है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, है ना, कुछ प्रोविजन लाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और उससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये रीट जनरली इशू होता है। कार्यकारी आदेश, ना, सरकार ने कहा कि आज से ये नियम लागू होगा, लेजिस्लेचर में कोई रूल नहीं बनाया है, ऐसे ही कहा कि आज से ये रूल लागू है और उस रूल से हमारे या किसी के या सबके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो हम जाएंगे जब जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी उसके अगेंस्ट में ये रीट इशू करेगा, परमादेश, है ना, मैंडमस, और पूछेगा कि भैया ऐसा आदेश क्यों जारी किया आपने। ठीक है, अगर लॉ बनाया तब तो वो लॉ को रिव्यू करेगा और फिर अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तब तो फिर उसका कल्याण, ठीक है, वो तो रिव्यू से देख लेगा। लेकिन कोई आदेश, कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू किया सरकार ने, अथॉरिटी ने, है ना, यहां अथॉरिटी का मतलब देखो कोई भी लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, है ना, जो अर्ध न्यायिक प्रकार की संस्थाएं होती वो भी, और सरकार, किसी के खिलाफ ये रीट इश्यू हो सकता है जिसके पास अथॉरिटी, जिसका पावर है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू कर सकता है, तो वो ऑर्डर हो सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो, तो उस समय ये रीट इशू करेगा और पूछेगा भैया ऐसा ऑर्डर क्यों इशू किया, बताओ आके हमें। ठीक है, तो जनरली ये कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में रीट इशू होता है जब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। ठीक है, तो मैंडमस। नेक्स्ट है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी, जिसका हिंदी मतलब है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसका मीनिंग हुआ टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण आपने जो, है ना, ये जनरली लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में, ये रीट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में, है ना, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, सिर्फ लोअर कोर्ट के ही अगेंस्ट में, है ना, निचली अदालत, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने ये रीट इशू किया तो हो सकता है हाई कोर्ट्स या किसी एक हाई कोर्ट के अगेंस्ट में ये रीट इशू कर सकता है, या फिर किसी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में ये रीट इशू होगा। सिर्फ कोर्ट के अगेंस्ट में ही ये रीट इशू हो सकता है, सर्टियोरेरी। ये रीट तब इशू होती है जब कोई कोर्ट, कोई निचली अदालत ने ऐसा कोई जजमेंट दिया है जो गलत है, जो किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, जिससे किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको कहता है कि भैया ऐसा डिसीजन कैसे दिया तुम। ठीक है, तो उसको ये उत्प्रेषण, है ना, सर्टियोरेरी रीट, ध्यान रखना, ये तब इशू होता है जब किसी कोर्ट ने स्टेप ले लिया, स्टेप ले लिया है, ठीक है, तब ये रीट इशू होता है।
ठीक है, और उस स्टेप के लेने से किसी के या बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, है ना, प्रतिषेध, प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है उसको, किसको, तो ये भी लोअर कोर्ट के ही अगेंस्ट में इश्यू होगा। लोअर कोर्ट, निचली अदालत, निचली अदालत के अगेंस्ट में ये रिट जारी हो सकता है। ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, उसको रोक रहा है उसके काम करने से, मतलब वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो कि उसके दायरे में नहीं आता है, और वो ऐसा काम करने से, वो जो काम कर रहा है उससे किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। उस बेसिस पर उस टाइम उसको रोकता है कि ऐसा काम नहीं कर सकता, है ना। इसी बेसिस पर हम देखते हैं, है ना, जैसे हमारा कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, है ना, तो हमने क्या किया, वो काम जो हम कर रहे थे जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस लगाया आपने, तो हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए हम और स्टे ले आए। नहीं, स्टे लाते हैं तो एक्चुअली में ये स्टे जो आता है, देता है कोर्ट, अपर कोर्ट, वो इसी बेसिस पर, इसी रीट के बेसिस पर। जैसे सपोज करो सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और हमें लगता है कि वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो हम जाएंगे आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए, सपोज करो हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट में हमारा और गवर्नमेंट का केस चल रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, ये जो हमने प्रोविजन किया है वो कंटिन्यू रहे, केस चलता रहे अपना, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे लाएगा कि भाई जो विवाद चल रहा है वो तो चलने दो, हमारा ये प्रोविजन कंटिन्यू करो। क्योंकि हाई कोर्ट में हमारा केस शुरू हो गया तो हाई कोर्ट ने रोक दिया गवर्नमेंट को कि भाई ये प्रोविजन आप अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अभी रुको, तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो गई। तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, स्टे ऑर्डर ले आता है अपर कोर्ट से, तो इसी थ्रू, प्रतिषेध के थ्रू, मतलब निचली अदालत को अपर कोर्ट ने रोक दिया कि तुम ये काम नहीं करोगे, अब, है ना, प्रोहिबिट कर दिया, उसको रोक दिया। अब वो कहता है कि हम देखेंगे अगला काम, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो सर्टियोरेरी और प्रोहिबिशन है, ये दोनों ही रेट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में ही अपर कोर्ट इशू करती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये रेट इशू किया है तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, अगर हाई कोर्ट ने ये रेट इशू किया है तो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में ये रेट इशू, ये दोनों में ये कॉमन है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो सर्टियोरेरी रेट तब इशू होता है जब लोअर कोर्ट ने डिसीजन, जजमेंट दे दिया है, तब ये रेट इशू होता है। और प्रोहिबिशन तब इशू होता है जब लोअर कोर्ट ने जजमेंट अभी नहीं दिया है, तब ये प्रोहिबिशन, उसको रोक रहा है जजमेंट देने से, है ना। ये दोनों में डिफरेंस। और लास्ट रीट है क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, मीन्स व्हाट इज योर राइट, किस अधिकार के तहत आप इस पोस्ट को एंजॉय कर रहे हो, आप इस पद में बैठे हुए हो, इसीलिए ये रीट इशू। सपोज करो कोई अथॉरिटी, कोई ऑफिसर, कोई भी पोस्ट ऐसा है जिसमें रिक्रूटमेंट हुआ है और वो व्यक्ति गलत तरीके से उस पोस्ट में बैठा हुआ है, या जिस पोस्ट के लिए उसको रिक्रूट किया है वो उस पोस्ट में ना बैठकर, वो उस पोस्ट का काम ना करके उससे अपर वाले ऑफिसर का काम कर रहा है और उसका इंटेंशन गलत है, तो उस टाइम ये रीट इशू करता है और उससे पूछता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है, किस बेसिस पर तुम सेलेक्ट हुए हो, क्या किस बेसिस पर तुम ये काम कर रहे हो। तो उस समय उसको सस्पेंड भी कर सकता है उस ऑफिसर को, या फिर जैसे अभी इन दिनों देखेंगे हम कि बहुत सारे गलत तरीके से नियुक्त हो गया, अपॉइंट हो गया, है ना, धांधली करके, और बाद में पकड़ा गया, तो फिर वो उसको, उसके अगेंस्ट में जो रीट उसको जो निकालते हैं वैसे, भाई आप लायक नहीं हो इस पोस्ट के, ठीक है। तो ये अधिकार परीक्षा, जब कोई भी गलत तरीके से, है ना, किसी पोस्ट को होल्ड करता है तो उस टाइम ये रीट इशू करके उससे पूछा जाता है कि किस बेसिस पर, किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट में बैठे हो, तो उस टाइम उसको बताना पड़ता है। अगर नहीं बता पाया, सही तरीका नहीं बताया, सही प्रोसेस को नहीं बता पाया, तो उस टाइम उसको सस्पेंड कर देगा या उसको जॉब से ही निकाल देता है। तो ये रेट है, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरह के रेट्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ रेट्स, है ना। हैबियस कॉर्पस, जो हमारे शरीर, है ना, को किसी ने भी अगर बंदी बनाया है तो उस कंडीशन में ये रेट इशू हो सकता है, और ये रेट किसी के भी अगेंस्ट में इशू हो सकता है, जिसने, बंदी तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में रेट इशू होगा। उससे पूछा जाएगा भाई क्यों, अगर आप पुलिस हो तो आपसे पूछा जाएगा क्यों, अगर आप पुलिस नहीं हो तो पुलिस आपसे पूछा जाएगा कि आपको अधिकार किसने दिया कि आप अरेस्ट कर रहे हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। बाद में पूछेगा आपसे कि क्यों किया था, पहले पूछेगा कैसे कर लिया तुमने अरेस्ट, ठीक। अगर रीजनेबल रीजन नहीं बताएगा तो उसको फ्री कर देगा, सही। दूसरा है परमादेश, मैंडामस, टू गिव ऑर्डर, ये लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स और गवर्नमेंट और उसकी किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट में ये रेट इशू हो सकता है, ठीक है। ये कब होगा, जब
गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर दिया है या ऐसा कोई रूल्स फॉलो कर रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है उस टाइम। नेक्स्ट है सर्टियोरेरी और प्रोहिबिशन, ये दोनों लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में, ठीक, तब इशू होता है। जैसे सर्टियोरेरी तब इशू होगा जब लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, प्रोहिबिशन जब लोअर कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया तब। और लास्ट में क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, कि भाई आप से पूछा जाता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप किस हैसियत से इस पद पर बैठे हो बताओ। ठीक, तो ये 5 तरह के रीट्स हैं। ये रीट्स सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है और हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, ध्यान रखना है, दोनों करता है ना। रीट इशू दोनों करता है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, दोनों इशू कर सकता है ना। हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ये रीट इशू करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत ये रीट इशू करता है, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये रीट तब इशू करेगा जब किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, सिर्फ फंडामेंटल राइट, है ना, आर्टिकल 32, सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही सुप्रीम कोर्ट ये रीट इशू करता है। लेकिन हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट और अदर जो हमारे लीगल राइट्स हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उसके खिलाफ भी, है ना, संवैधानिक अधिकार, उसके खिलाफ भी ये रीट इशू कर सकता है, ठीक है। तो मतलब हाई कोर्ट को रीट इशू करने का पावर ज्यादा है, सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर नहीं, बल्कि हमारे जो लीगल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उस पर भी वो रीट इशू कर सकता है। जैसे आज की तारीख में देखो, संपत्ति का अधिकार, ना, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो अगर हमारे संपत्ति के अधिकार का वायलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे डायरेक्ट, हम जाएंगे हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट हमारे लीगल राइट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट में भी ये रीट इशू कर सकता है जिसने हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया। और फिर अगर ये हमें रिलीफ नहीं देता है तब हम फिर संपत्ति के अधिकार को लेकर यहां पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली हम संपत्ति के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आज, क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है आज, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस दोनों में। दूसरा डिफरेंस जो है वो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रीट इशू करने का जो जुरिसडिक्शन एरिया है ना, इसका जो जुरिसडिक्शन एरिया है वो इंटायर इंडिया है, पूरा इंडिया, पूरा भारत है, ठीक है। और इसका जुरिसडिक्शन एरिया, सिर्फ इसका जो जुरिसडिक्शन है, सपोज करो राजस्थान हाई कोर्ट, तो राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान के अंदर ही किसी के अगेंस्ट में ये रीट इशू, ये इसका जुरिसडिक्शन एरिया पूरा भारत है, तो ये पूरे भारत में किसी के भी अगेंस्ट में इशू कर सकता है। और इसका जुरिसडिक्शन एरिया पर्टिकुलर स्टेट है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट ये रीट, ये दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 32 हो गया।